लेट्स फाइट बयानबाजी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजनीति कैरियर बनाने का जरिया नहीं बल्कि इसमें कठिन संघर्ष करना पड़ता है। केजरीवाल ने कहा है कि राजनीति कोई आसान रास्ता नहीं है। तो जो लोग राजनीति को कैरियर के रूप में देखते हैं, प्लीज मत आइएगा। राजनीति में कैरियर बनाने मत आइएगा। कैरियर बनाना है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ और कुछ बन जाओ। राजनीति में अगर आना है तो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने की इच्छा से आइएगा। संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ। जैसे मैं जब शुरू में राजनीति में आया तो मुझसे कुछ युवा पूछते थे क्या मिलेगा। मैंने कहा डंडे खाने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब अगर आना है तो आओ। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर अच्छे लोगों ने राजनीति में आना चालू कर दिया तो इस महान देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो असम सांप्रदायिकता फैलाने या भड़काने की कोशिश करने वालों को 5 साल की जेल की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होगी। সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰোঁ। সকলো নিজৰ জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো নিজৰ সমাজৰ কথা কোৱা অধিকাৰ আছে, কিন্তু নিজৰ সমাজৰ কথা কোৱা সময়ত বেলেগক গালি দিয়া অপমান কৰা এয়া আমাৰ সংস্কৃতি নহয়, এয়া আমাৰ পৰম্পৰা নহয়। আমি এনেকুৱা এখন আইন আনিম পৰৱৰ্তী দিনত যাৰ ফলত যদি কোনোবা এটা বিশেষ ধৰ্ম বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়ে, এয়া হিন্দু হওক, ইছলাম হওক, খ্ৰীষ্টিয়ান হওক, শিখ হওক, জৈন ধৰ্ম হওক, যদি কোনোবা সাম্প্ৰদায়িক বাৰ্তা দিয়ে কাম কৰে লগে লগে 5 বছৰ কাৰণে জেললৈ যাব লাগিব। আমি শান্তিত থাকিবলৈ বিচাৰো, সম্প্ৰীতিত থাকিবলৈ বিচাৰো, মিলাপ্ৰীতিত থাকিব বিচাৰো। যিদৰে তলমুগুৰি সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গক সন্মান কৰিলে, মৰম কৰিলে আমি সকলোৱে অসমৰ প্ৰত্যেক সমাজৰ যি তেওঁলোকৰ আকাংক্ষা আমি পূৰণ কৰিবলৈ বিচাৰো, যি তেওঁলোকৰ আশা আমি পূৰণ কৰিবলৈ বিচাৰো, যি তেওঁলোকৰ মনৰ চিন্তা আছে আমি চিন্তাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ বিচাৰো। তো আজি ৰাজনীতিক আমি এটা নতুন দিশলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰো। বহুত লেতেৰা ৰাজনীতি এইকেইটা দিন হ'ল, এতিয়া অসমৰ ৰাজনৈতিক জগত পৰিষ্কাৰ কৰা সময় আহিল, নতুন বৰষুণ গঢ় দিয়া সময় আহিল। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, जिसके बाद 4 शादियां करने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। हमने 3200 करोड़ से ब्रह्मपुत्र पर पलासबारी सुआलकुची ब्रिज का निर्माण किया। 555 करोड़ से आईआईएम की स्थापना की। 100 करोड़ से ऊपर हाली गुमी सड़क का निर्माण हो रहा है। 200 से अधिक परिवारों को भूमि पट्टे दिए। 52 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए। मॉडल अस्पताल जियाकुर रिजर्व मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। 1123 करोड़ से कामरूप जिले में एम्स स्थापित किया। 888 करोड़ से 6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जनता को समर्पित किया। 853 करोड़ से महाराजा पृथु फ्लाईओवर बन रहा है और 546 करोड़ से आईआईटी का एक बड़ा स्थानक भी बनाया। भाइयों बहनों, ये सारा काम पलासबारी और कामरूप में हुआ है। ऐसा हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हम आसाम में यूसीसी लेकर आएंगे। यूसीसी आने के बाद आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। आसाम में भी यूसीसी कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। हर माता बहन को। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी
कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि असम की भाजपा सरकार ने घुसपैठियों से 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन वापस छीनकर असम के मूल निवासियों को उनका मालिकाना हक दिलाया है। कांग्रेस पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ था मित्रों, और भाजपा और नरेंद्र मोदी का हाथ साथ जनता का साथ है, जनता का विश्वास है और जनता के साथ है। यही कारण है जब असम की सरकार ने अनाधिकृत घुसपैठियों से 1,25,000 एकड़ भूमि वापस ली, तो यहाँ के गरीब जनता को उससे मिला 23 लाख से अधिक असम के मूल निवासियों को उसके जमीन का मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं जिस असम के लोगों को उसकी विरासत, उसकी संस्कृति जो पूरे देश में अलग स्थान रखती है, उसके सम्मान के प्रति गमछा का भी जिसने अपमान किया हो उसको सजा देने की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए पुडुचेरी को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कटिबद्ध है, जबकि विपक्ष इसे एटीएम की तरह इस्तेमाल करना चाहता है और दिल्ली के हाईकमान के इशारे पर शासन चलाना चाहता है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि उन्हें एक कार्यकर्ता ने बताया कि विपक्ष का एजेंडा पुडुचेरी को कमजोर बनाना है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केरल की एलडीएफ सरकार पर आरोप लगाया है कि केरल के किसान देश में सबसे अधिक कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जहां औसत परिवार पर करीब 5.5 लाख रुपए का कर्ज है, जिससे किसान आत्महत्याओं जैसी विकट परिस्थितियां बन रही हैं। Policies of LDF and Pinarayi government has led to a deep agrarian crisis in Kerala. Kerala farmer is having the highest level debt across 28 states in our country, of average farmer household having debt of 5.5 lakh rupees. This is leading to severe crisis, including suicides. If UDF is voted to power as committed by our leader Rahul ji, we will provide great relief to the farmers of Kerala. We will have for the first time separate agriculture budget, which will be a budget focused on farmers and fishermen and their welfare, and which will provide a path towards debt-free farming in Kerala. Significantly, we will provide to the rubber farmers minimum support price. We will increase to 300 rupees per kg to the rubber farmers. We will provide minimum support price of 35 rupees per kg. That is our commitment to the paddy farmer, because paddy farmer is also facing crisis, rubber farmer is also facing crisis. To the coconut farmer, we will reopen the 40 coconut procurement centers which were in existence during the UDF time and which have been shut by the LDF. So we will be opening the coconut procurement centers also. And overall, our aim will be to provide for prosperity to the farmers and prosperity to the fishermen. Those are our commitment to the farmers and fishermen of Kerala. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल चुनाव को लेकर दावा किया है कि राज्य के लोग परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने एलडीएफ सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि 10 वर्षों में वामपंथी शासन ने आर्थिक अवरोध पैदा किया है, जिससे व्यवसायी डरकर भाग रहे हैं। നിങ്ങൾ എണ്ണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നൊരു സംശയവുമില്ല. ഞാൻ തന്നെ 21-ാം തീയതി മുതൽ പ്രചരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 48 സ്ഥാനാർത്ഥികളായി തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം നല്ലൊരു ഒരു ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും. നമ്മൾക്കറിയാം, ഒന്നും എളുപ്പത്തെടുക്കരുത്. അവസാനത്തെ ഒരാഴ്ച നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത. ഇവിടെ ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ ചില ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പുതുമുഖങ്ങളാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ഈ ലോക്കൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾ ശ്രമം എടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയത് മതിയാവുമെന്നും പറയില്ലെങ്കിലും കൂടി എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല, ഒരു വിഹാരം ഞങ്ങളുടെ പുറകെയുണ്ട്. ഒരു ട്രെൻഡ് UDFൻ്റെ അനുകൂലം തന്നെയാണ്. ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സമയം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുകൂലമാണ്. ഈ LDFൻ്റെ അവകാശവാദം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം അങ്ങനെ വലിയ തോതിലില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
നോക്കൂ, അതല്ല അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരും വിശ്വാസിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചോളൂ, നാട്ടുകാരോട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഭരണവിരുദ്ധ ഒരു വിഹാരം ഇല്ലയെന്ന്. പക്ഷെ അവർ പറയണത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് MLA-മാർക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ MLA-മാരുടെ വിരുദ്ധം വോട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ആൾക്കാർക്കറിയാം ഞങ്ങൾ പറയണത് നിങ്ങളുടെ MLA നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവർ ഈ 10 വർഷക്കാലം ഈ സർക്കാരിനെ അല്ല പിന്തുണ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഈ സർക്കാർ വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? അവർ വികസനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും കൂടി കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന ഹൈവേസാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്? കടം നമ്മുടെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാതെ മാത്രമല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കേട്ട് സംസാരിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളൊപ്പം തന്നെ വരാൻ പോകും. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक लाने को लेकर भाजपा सरकार पर एक तरफा फैसला थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसे ऑल पार्टी मीटिंग में तय करना चाहिए, क्योंकि सभी दल महिला आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन भाजपा हर बात में विवाद पैदा करना चाहती है। एक लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनाव के बाद कर देते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है? स्पेशल सेशन अभी और पूरी पार्टी मीटिंग करके तय करना चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण के तो पक्ष में सभी लोग हैं। सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इसको इश्यू बनाया था, तो महिला आरक्षण इसके पक्ष में है। तो अगर आप इस रूप में करते हैं जिससे कि सभी लोगों की राय आ जाए, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। और ये हर बात में विवाद पैदा करना चाहते हैं। हर काम में जो सबकी राय से हो सकता है, जो मेजोरिटी इनके बात में है, उसके कारण से ये चाहते हैं कि एक तरफ हम लोग फैसला करें। वो इनके फितरत के अंदर है। पहले तो 2028 की बात लाना चाहते थे, पहले तो महिला आरक्षण को 2028 की बात लाना। अब ये इनके विचार बदलते रहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, पहले इन्होंने किया था कि हम परिशोधन करवाएंगे, पहले जनगणना होगी उसके बाद लाएंगे। अब वो 2 फ्लोर हटाना चाहते हैं, नए एक्ट बना के पास करके, इसलिए ला रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिला आरक्षण को लेकर स्पष्ट किया है कि पहली बार पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहली बार चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। 64th and 65th अमेंडमेंट 1989 में लाया गया। पंचायत और नगर पालिकाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं का प्रावधान था। ये संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, पर राज्यसभा में इसका विरोध हुआ। बीजेपी ने इसका विरोध किया और यह पारित नहीं हो पाया। तब 1993 में जब कांग्रेस सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, सीताराम केसरी सामाजिक कल्याण मंत्री थे। जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर संसद के विशेष सत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाया गया यह सत्र एक तरफा फैसला है। 16, 17 और 18 अप्रैल को 3 दिन का लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र होने वाला है। आज मैं इस विशेष सत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 16 मार्च को किरण रिजिजू जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं, वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को खत लिखते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि हम नारी शक्ति
वंदन अधिनियम 2023 में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।